हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे अनलर्निंग चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पिछले क्लास में केमिस्ट्री चैप्टर 1 में हम लोग ऑक्सीकरण और अवकरण टॉपिक को पढ़ रहे थे। तो आइए हम लोग बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीकरण तो हमने बताया था आप सभी को कि ऑक्सीकरण, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो, यानी ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का वियोग, वियोग का मतलब होता है हाइड्रोजन का हटना, ठीक है, या ऋणात्मक तत्व अगर जुटता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण। एक और परिभाषा होती है ऑक्सीकरण की कि इलेक्ट्रॉन का त्याग, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ठीक है। इसको हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान के चलिए कि सोडियम का अभिक्रिया क्लोरीन से होती है तो सोडियम क्लोराइड प्राप्त होती है। तो इस जगह पर आप समझ सकते हो, जब सोडियम का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो 2 8 और 1 आता है, और क्लोरीन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 8 और 7। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो यहाँ पर क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको तो अस्थायी होने के लिए 1 चाहिए। तो यहाँ सोडियम जब त्याग करेगा तो क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करेगा, तब जाकर के सोडियम के साथ क्लोरीन का संयोग होगा, यानी योग होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तब जाकर के सोडियम क्लोराइड बना है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ है। तो ऑक्सीकरण हुआ है तो आप देख सकते हो कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग। इसलिए याद रखें कि ऑक्सीकरण का जो है एक परिभाषा ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग, यानी जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो हम कहते हैं कि उसका ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक है। आशा करते हैं कि आप इन सभी परिभाषाओं को समझ गए होंगे कि ऑक्सीकरण उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का वियोग होता है। वियोग का मतलब कि हाइड्रोजन उसमें से हटता है। तीसरा हमने कहा कि ऋणात्मक तत्व का जुटना, जैसे मैग्नीशियम की अभिक्रिया आयोडीन से होगी तब जाकर के मैग्नीशियम आयोडाइड बनेगा। तो यहाँ पर जो है मैग्नीशियम धातु है, यानी ये धनात्मक तत्व है, और आयोडीन जो है अधातु है, यानी ये ऋणात्मक तत्व है। तो यहाँ पर धनात्मक तत्व में ऋणात्मक तत्व जुटा है, यानी मैग्नीशियम में आयोडीन जुटा है, तब जाकर के मैग्नीशियम आयोडाइड बना है। तो इस जगह पर आप देख सकते हो कि ऋणात्मक तत्व जो है धनात्मक तत्व में जुटा है, अर्थात मैग्नीशियम में आयोडीन का योग हुआ है, यानी मैग्नीशियम का यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऋणात्मक तत्व जो है धनात्मक तत्व के साथ जुटा है, अतः हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक तत्व का जुटना
ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, और सबसे लास्ट परिभाषा यानी चौथी परिभाषा हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का त्याग, ठीक है, ऑक्सीकरण है। इस प्रकार से आप इसको जो है समझ सकते हो कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुटती है या हाइड्रोजन हटती है या ऋणात्मक तत्व जुटती है या इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो ये चार बातों को आपको ध्यान में रखना है। इसको आप स्टार पॉइंट में लिख भी सकते हो। तो आइए अब हम बात करते हैं अवकरण वाला टॉपिक का। ठीक है, तो अवकरण जो है ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा है। ठीक है, तो उसका परिभाषा हम लोग कह सकते हैं यानी अवकरण, इसका दूसरा नाम है अपचयन और इंग्लिश में इसको कहते हैं रिडक्शन। यानी जब किसी तत्व में हाइड्रोजन जुटती है या ऑक्सीजन निकलती है या धनात्मक तत्व जुटती है या इलेक्ट्रॉन का गेनिंग होता है यानी इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है, तो हम कहते हैं कि अवकरण अभिक्रिया हुई है। अर्थात कहने का मतलब अवकरण उस रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन जुटता है या ऑक्सीजन हटता है, हटता का मतलब कि वियोग होता है, या धनात्मक तत्व जुटता है या इलेक्ट्रॉन का प्राप्ति होता है। प्राप्ति का मतलब कि गेनिंग होना। तो आइए इसको अब हम लोग उदाहरण से समझते हैं। तो पहला है कि जैसे कहने का मतलब कि हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी जल बनता है। इसको हम लोग संतुलित कर लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुटा है, इसीलिए जल का निर्माण हुआ है। तो यहां पर हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुटा है। अर्थात कहने का मतलब कि ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुटा है तभी जाकर के जल बना है। तो ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुटा है इसीलिए हम कह सकते हैं कि O2 का अवकरण हुआ है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा परिभाषा भी आप देख सकते हो, जैसे माफ कीजिएगा परिभाषा नहीं, उदाहरण। तो क्लोरीन में हाइड्रोजन जब जुटेगा तो बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहां पर यह हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे बना है? जब क्लोरीन में हाइड्रोजन जुटा है यानी क्लोरीन में हाइड्रोजन आकर के जुटा तभी जाकर के हाइड्रोजन क्लोराइड बना है। इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि क्लोरीन का अवकरण हुआ है। इसी प्रकार से और भी परिभाषा है, जैसे मान के चलिए कि मैग्नीशियम का अभिक्रिया आयोडीन से होती है तो मैग्नीशियम आयोडाइड बनता है। तो यहां पर मैग्नीशियम आयोडाइड आखिर कैसे बना है?
क्योंकि आयोडीन में मैग्नीशियम जुटा, तब जाकर के मैग्नीशियम आयोडाइड बना है। तो आयोडीन में मैग्नीशियम जुटा है, अर्थात मैग्नीशियम है धनात्मक तत्व और आयोडीन है ऋणात्मक तत्व। तो ऋणात्मक तत्व में धनात्मक तत्व अगर जुटता है तो हम वहां पर कहते हैं कि ऋणात्मक तत्व अर्थात आयोडीन का जो है यहाँ पर अवकरण हुआ है। इसी आधार पर और भी उदाहरण से आप समझ सकते हो। तो हमने कहा कि जब किसी तत्व में हाइड्रोजन जुटेगा तो वो अवकरण अभिक्रिया है। दूसरा बात हमने ये भी कहा कि जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निकलेगा, मतलब कि जब किसी यौगिक से O2 का निष्कासन होगा। निष्कासन का मतलब निकलेगा। जैसे कॉपर ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन के साथ, यानी कहने का मतलब कि कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है तो यहां पर कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल करके हाइड्रोजन के साथ हो जाती है और कॉपर अकेला हो जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का त्याग हुआ है, यानी कॉपर ऑक्साइड अर्थात कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन अभिक्रिया के बाद हम लोग देख रहे हैं कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है। अर्थात ये ऑक्सीजन कहाँ गया? तो ये ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड से निकल करके हाइड्रोजन के साथ चला गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकला है, अतः कॉपर ऑक्साइड का अवकरण हुआ है, या इसी को कह सकते हैं अपचयन हुआ है। ठीक है। इसी तरह से जिंक ऑक्साइड को जब कोक के साथ मिलाकर के गर्म किया जाता है तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। आप देख सकते हो कि जिंक के साथ अभी ऑक्सीजन है, लेकिन अभिक्रिया के बाद ये ऑक्सीजन नहीं है, अर्थात जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकला है। इसीलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड का अवकरण हुआ है, यानी अपचयन हुआ है। आशा करते हैं कि आप सभी इसको समझ गए होंगे कि जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन अगर निकलती है तो हम कहते हैं कि उस यौगिक का अवकरण हुआ है। ठीक है। अब एक हमने कहा कि अवकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का गेनिंग होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, यानी जिस तत्व का अवकरण होता है वो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है। इसको हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहां पर जब हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो 2 8 और 1 होती है, और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 7। तो यहां पर आप देख सकते हो कि 2 8 और 1 सोडियम का है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन को अस्थायी होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अर्थात सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का जब त्याग करेगा तो वो क्लोरीन प्राप्त कर लेगा। यानी यहां पर जो है ये त्याग करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करेगा। अर्थात यहां पर हम कह सकते हैं कि क्लोरीन का Cl2 का अवकरण हो रही है। ठीक है। आशा करते हैं कि आप सभी अवकरण को समझ गए होंगे। अब यहां पर हम आपसे एक बात कर रहे हैं कि ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है। इस बात को ध्यान में रखें।
ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ यानी अकेले न तो ऑक्सीकरण होती है और न अवकरण, मतलब कि ये दोनों प्रक्रियाएं हमेशा साथ साथ चलती है। इस बात को हमेशा याद रखें। जैसे इसको एक उदाहरण से हम आपको क्लियर करते हैं। जैसे भी हमने कहा कि कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है तो कॉपर में से ऑक्सीजन निकल करके हाइड्रोजन के साथ आ जाती है, अर्थात कॉपर और जल बनता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि कॉपर में से ऑक्सीजन निकला, इसीलिए अकेला अब कॉपर है, यानी कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया है। तो ऑक्सीजन का निकलना अर्थात जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है तो हम कहते हैं कि उसका अवकरण हो रहा है। तो यहां पर कॉपर ऑक्साइड का अवकरण हो रही है तो बच गया दूसरा अभिकारक हाइड्रोजन, तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रही है। या आप परिभाषा से भी देख सकते हो कि अभिकारक में हाइड्रोजन है और अभिक्रिया के फलस्वरूप हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, अर्थात हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आ गया, यानी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुटा है, इसलिए हम कहते हैं कि हाइड्रोजन का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रही है। तो इस एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि एक पदार्थ का अवकरण होती है तो दूसरा अभिकारक जो है उसका ऑक्सीकरण होती है। अर्थात यहाँ पर अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों आप देख सकते हो कि साथ साथ हो रही है। इसलिए हमने कहा कि अकेले न तो ऑक्सीकरण होता है और न अवकरण होता है, ये दोनों प्रक्रियाएं अर्थात ऑक्सीकरण और अवकरण हमेशा साथ साथ होती है। एक और उदाहरण मैं देता हूं और क्लियर हो जाएगा। जैसे जिंक ऑक्साइड को जब कोक के साथ मिलाकर के गर्म किया जाता है तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। यहां पर आप देख सकते हो कि अभिक्रिया से पहले अर्थात यानी दो अभिकारक हैं, जिंक ऑक्साइड और कॉपर। तो कॉपर, माफ कीजिएगा, कॉपर नहीं, कार्बन, ठीक है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन। तो कार्बन अभी अकेला है लेकिन अभिक्रिया के बाद देखिए कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, अर्थात यहां पर कार्बन में ऑक्सीजन जुटा है, इसलिए हम कहते हैं कि कार्बन का जो है ऑक्सीकरण हो रही है, या इसी को कहते हैं उपचयन हो रही है। बच गया दूसरा अभिकारक जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड में देखिए अभिक्रिया के बाद जो है ऑक्सीजन अब नहीं है, अर्थात जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया है। तो ऑक्सीजन का निकलना अवकरण है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड का अवकरण हो रही है। तो ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए। यहां पर अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, तो ऑक्सीकरण हो रहा है कार्बन का, और अवकरण किसका हो रहा है, तो जिंक ऑक्साइड का। मतलब कि हमारा नजर फोकस रहना चाहिए अभिकारक पर, कि दो अभिकारक है तो एक का ऑक्सीकरण तो दूसरा का अवकरण। फिर एक और उदाहरण मैं लेता हूं। जैसे मैग्नीशियम को क्लोरीन के साथ जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनती है।
यहां पर आप देख सकते हो कि मैग्नीशियम पहले अकेला है, लेकिन अभिक्रिया के बाद उसमें देखते हैं कि क्लोरीन है, अर्थात मैग्नीशियम है धनात्मक तत्व और क्लोरीन है ऋणात्मक तत्व। तो मैग्नीशियम में क्लोरीन जुटा है तभी तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना है। अर्थात जब किसी धनात्मक तत्व में ऋणात्मक तत्व जुटता है तो हम कहते हैं कि धनात्मक तत्व का ऑक्सीकरण हो रही है। तो यहां पर जब एक अभिकारक हमने पकड़ लिया कि मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रही है तो बच गया दूसरा अभिकारक, तो दूसरा अभिकारक है क्लोरीन, तो क्लोरीन का जो है अवकरण हो रही है। बस इस तरह से समझ लेना है। अब इसको जैसे परिभाषा के आधार पर समझना है तो आप देख सकते हैं कि क्लोरीन जो है ऋणात्मक तत्व है, तो क्लोरीन में ऋणात्मक तत्व में एक धनात्मक तत्व मैग्नीशियम जुटा है तभी तो मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ है। अर्थात क्लोरीन जो है ऋणात्मक तत्व है उसमें धनात्मक तत्व जुटा है, इसलिए हम क्लोरीन का कहेंगे अवकरण हो रही है। ठीक है, इसी तरह से एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल मैं लेता हूं। हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो जल बनता है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो कि दो अभिकारक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब अभिक्रिया के बाद देखते हैं कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुटा तभी तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुटा अर्थात हाइड्रोजन का यहां पर ऑक्सीकरण हो रही है, तो बच गया दूसरा अभिकारक ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का हो रही है अवकरण। ठीक है, तो यहां पर समझने की बात है कि ऑक्सीजन अभिक्रिया से पहले अकेला है, लेकिन अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, अर्थात ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुटा है। तो हाइड्रोजन जुटा है ऑक्सीजन में, तो हमने कहा था कि हाइड्रोजन का जुटना अवकरण है। तो हाइड्रोजन का जुटना अवकरण है, तो अवकरण किसका? जिसमें हाइड्रोजन जुटेगा। तो ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुटा है इसलिए हम कहेंगे ऑक्सीजन का अवकरण हो रही है। अब हम इसके दूसरे पहलू की बात करते हैं, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुटा है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ है, तो ऑक्सीजन जुटा है हाइड्रोजन में, तो ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण है। तो किसका ऑक्सीकरण है? जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुटा है। इस तरह से समझना है, इसलिए इस चीज को आप लोग ख्याल से समझें, ध्यान से समझें कि दो अभिकारक अभिक्रिया करके एक या एक से ज्यादा उत्पाद का निर्माण किया अगर, तो ध्यान देना है कि अगर एक का अवकरण हो रही है तो दूसरा का ऑटोमेटिक आपको बता देना है कि सर इसका ऑक्सीकरण हो रही है। फिर से मैं क्लियर करता हूं, जैसे दो अभिकारक है x प्लस वाई और ये बनाया मान के चलिए z, तो अगर हम जान रहे हैं कि एक पदार्थ x का ऑक्सीकरण हो रही है तो दूसरा का ऑटोमेटिक आपको लिख देना है कि सर इसका अवकरण हो रही है। आशा करता हूं कि आप सभी ऑक्सीकरण और अवकरण टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं ऑक्सीकरण अवकरण दोनों अभिक्रिया को एक साथ कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स शब्द जब हम लोग अंग्रेजी में लिखते हैं रेडॉक्स, जब हम अंग्रेजी में लिखते हैं रेडॉक्स, तो रेडॉक्स शब्द को जब हम तोड़ेंगे तो रेड प्लस ऑक्स, तो रेड RED रेड, रेड यानी रिडक्शन, और रिडक्शन का हिंदी होता है अवकरण। ऑक्स यानी ऑक्सीडेशन और इसका हिंदी होता है ऑक्सीकरण।
इस प्रकार से इसका परिभाषा आप लिख सकते हैं कि ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया को सम्मिलित रूप में रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी रेडॉक्स अभिक्रिया जब आपसे कोई पूछे तो आप बताइए ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया को सम्मिलित रूप में रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कहने का मतलब कि हमने कहा अभी कि कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है तो कॉपर और जल बनता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन गायब, अर्थात कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हटा है, तो ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुटना अवकरण है। तो यहां पर कॉपर ऑक्साइड का हो रही है अवकरण, तो बच गया दूसरा, तो दूसरा जो है उसका हो रहा है ऑक्सीकरण। आप देख भी सकते हो कि हाइड्रोजन अकेला है लेकिन अभिक्रिया के बाद उसमें ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन उसमें आया है, अर्थात ऑक्सीजन उसमें जुटा है, इसीलिए ऑक्सीकरण। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रियाएं हो रही है। और स्वाभाविक है, अभी हमने बताया भी कि अकेले न तो ऑक्सीकरण होता है न ही अवकरण होता है, ये दोनों अभिक्रियाएं हमेशा साथ साथ होती है। इसलिए आप इसको समझ सकते हो कि ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया को सम्मिलित रूप में रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा ऑक्सीकारक। इसका एनसीईआरटी बुक में, बीटीबीसी बुक में है उपचायक, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑक्सी डाइजिंग एजेंट। इसका सिंपल सा मैं परिभाषा बताता हूं कि ऑक्सीकरण और अवकरण को अभी हमने समझाया, तो ऑक्सीकारक क्या होता है? अर्थात कहने का मतलब कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो हम कहते हैं कि वह पदार्थ ऑक्सीकृत हुआ है, लेकिन जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन का निष्कासन करता है तो हम कहते हैं कि उस पदार्थ का अवकृत हुआ है, अर्थात अवकरण हुआ है। तो अर्थात मैं कहने का मतलब हुआ कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह अवकारक कहलाता है, और जिस पदार्थ का अवकरण होता है वह ऑक्सीकारक कहलाता है। तो इसका सिंपल सा परिभाषा लिख सकते हो कि जिस पदार्थ का
अवकरण होता है या इसी को अपचयन कहते हैं। तो जिस पदार्थ का अवकरण यानी अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है, और इसी का जस्ट उल्टा है अवकारक। या अपचायक। इसको इंग्लिश में कहा जाता है रिड्यूसिंग अर्थात जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है यानी उपचयन, उसे अवकारक कहते हैं। मतलब कि जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसको ऑक्सीकारक कहेंगे और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसको अवकारक कहेंगे। तो इसको एक उदाहरण से आप समझिए। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जब अभिक्रिया होती है तो जल का निर्माण होता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुटा है। अभी तक हाइड्रोजन अकेला था, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुटा है तभी तो जल ये बना है। अर्थात हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुटा है यानी हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीकरण। तो बच गया दूसरा अभिकारक। तो इसका जब हो रहा है हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण तो दूसरा अभिकारक है ऑक्सीजन, तो उसमें ऑटोमेटिक आप कहेंगे कि इसका हो रहा है अवकरण। तो जब ये बात पकड़ लेंगे तो आप यहां पर अब ऑक्सीकारक भी लिख पाएंगे और अवकारक भी अच्छे से लिख पाएंगे। तभी परिभाषा मैंने बताया कि जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसको ऑक्सीकारक कहा जाता है। तो यहां पर अवकरण हो रहा है ऑक्सीजन का, और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसको अवकारक कहते हैं। तो यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है हाइड्रोजन का, इसीलिए हाइड्रोजन जो है यहाँ पर अवकारक है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण मैं लेता हूं, क्योंकि ये कंफ्यूजन स्टूडेंट में रहता है इसीलिए इसको अच्छे से समझ लेना है कि जब हम कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं तो कॉपर अलग हो जाती है और जल का निर्माण होता है। यानी कॉपर में से यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन निकल चुका है। तो कॉपर में से ऑक्सीजन निकला है अर्थात ऑक्सीजन का निकलना अवकरण है। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का अवकरण हो रही है तो बच गया दूसरा अभिकारक। तो दूसरा में ऑटोमेटिक आप कहेंगे कि इसका अवकरण, तो इसका हो रहा है ऑक्सीकरण। तो यहां पर पहला है कि ऑक्सीकारक क्या है। हमने बताया कि ऑक्सीकारक उस पदार्थ को कहा जाता है जिसका अवकरण होता है। अवकरण हो रहा है कॉपर ऑक्साइड का, और उसके बाद है अवकारक। अवकारक उस पदार्थ को कहा जाता है जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण हो रहा है हाइड्रोजन का। इस प्रकार से ऑक्सीकारक और अवकारक जो है आपको मैंने क्लियर कर दिया। अभी मैं एक और उदाहरण लेता हूं। जैसे जिंक ऑक्साइड में जब कोक को मिलाकर के गर्म किया जाता है तो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जाती है और वो
कार्बन के साथ हो जाती है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया, इसीलिए अब जिंक अकेला है, लेकिन पहले जिंक के साथ ऑक्सीजन भी था। तो ऑक्सीजन हट गया, तो ऑक्सीजन का हटना यानी अवकरण। तो किसका अवकरण? जिसमें से ऑक्सीजन हटा है। ठीक है। दूसरा बात है कि दूसरा अभिकारक है कार्बन। तो कार्बन पहले अकेला था, लेकिन अभिक्रिया के बाद देखते हैं इसमें ऑक्सीजन साथ में है। आखिर ये ऑक्सीजन इसमें जुटा है तभी तो साथ में है। तो ऑक्सीजन अगर जुटता है तो उसको कहते हैं ऑक्सीकरण। तो यहां पर किस में जुटा है? तो कार्बन में, तो इसका हो गया ऑक्सीकरण। अब आइए, ऑक्सीकरण अवकरण जब पकड़ लीजिएगा तो तब उसके बाद आपको लिखना होता है कि ऑक्सीकारक किसको बोलेंगे। और अवकारक किसको बोलेंगे। तो जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसको ऑक्सीकारक कहते हैं। तो यहां पर अवकरण हो रही है जिंक ऑक्साइड का, और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसको अवकारक कहते हैं। तो ऑक्सीकरण हो रहा है कार्बन का। इस प्रकार से ऑक्सीकारक और अवकारक, आशा करते हैं कि आप सभी समझ गए होंगे। इसी प्रकार से सोडियम को जब हम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि क्लोरीन सोडियम के साथ ऐड हुआ है, अर्थात सोडियम जो है ये धनात्मक तत्व है, क्लोरीन ऋणात्मक तत्व है। तो धनात्मक तत्व में ऋणात्मक तत्व जुटा है, यानी सोडियम अकेला था, लेकिन अभिक्रिया के बाद देखते हैं सोडियम के साथ क्लोरीन भी है, अर्थात सोडियम में क्लोरीन जुटा है। सोडियम धनात्मक तत्व है और क्लोरीन ऋणात्मक तत्व है, तो धनात्मक में ऋणात्मक जुटा। तो जिस धनात्मक तत्व में ऋणात्मक तत्व जुटता है तो धनात्मक तत्व का बोलते हैं ऑक्सीकरण हुआ है। तो जब एक चीज पकड़ लीजिएगा तो दूसरा बच गया, तो उसका ऑटोमेटिक कहिएगा कि अब इसका अवकरण हुआ है। और यहां पर जब हमें ऑक्सीकारक की बात होगी और अवकारक, तो ऑक्सीकारक उस पदार्थ को कहा जाता है जिसका अवकरण हुआ है। तो ऑक्सीकारक यहां पर है Cl2, चूंकि Cl2 यानी क्लोरीन का अवकरण हुआ है। और अवकारक कहा जाता है उस पदार्थ को जिसका ऑक्सीकरण हुआ है। तो ऑक्सीकरण हुआ है यहां पर सोडियम का। ठीक है। आशा करते हैं कि आप सभी ऑक्सीकरण अवकरण तथा ऑक्सीकारक एवं अवकारक टॉपिक को अच्छे से बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ समझ गए होंगे। अब आपसे हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।